हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रेट को रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही फैक्टर हैं जो कि एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो कि जैसे कि प्लांट है, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है, जो अपने एनवायरनमेंट में, उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से कोई भी फैक्टर अगर उसको अफेक्ट कर रहा है तो एक्सटर्नल में काउंट किया जाता है। अगर प्लांट के अंदर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो वो अफेक्ट हो रही है, तो उसको इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। तो कुछ फैक्टर हैं ऐसे जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? लाइट भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। अब उनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्टली हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। देखो, आप लोगों को पता है लाइट बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Plants use a small fraction of incoming solar radiation with the help of their photosynthetic pigment। photosynthetic pigment जो होते हैं, देखो लाइट आपको पता है कैसे ज़रूरी है, क्योंकि लाइट क्या करती है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि क्या वहाँ से जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या है, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है और उससे क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है ना। इसलिए लाइट किसी भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसका खाना बनाने के लिए। जो ग्लूकोज बनता है वो क्या है, फूड ही तो है एक प्लांट के लिए, जिससे वो अपनी एनर्जी ले रहा है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है ना। अब भाई ये जो लाइट है, लाइट अगर अच्छे से वो रेगुलेट नहीं हो पाएगी, प्लांट जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे या फिर हाई इंटेंसिटी की लाइट आ जाएगी, तो वो क्या होगा, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या है, ज़्यादातर रेड और ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है ना। क्लोरोफिल कौन सी लाइट को? देखो आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, जहाँ से विजिबल रेज आती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं अपनी आंखों से, उसको क्या है, जैसे कि आप लोगों ने वेवग्योर के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको पता है अच्छे से। वेवग्योर जो है वो लाइट्स यहाँ पे रेज होती हैं जो कि जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है ना। अब उनमें से वेवग्योर में से जो 7 कलर जो उसमें होते हैं, उनमें से ब्लू और रेड लाइट जो है उसी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और उसी लाइट से क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करता है। और एक और बात याद रखना, ग्रीन लाइट जो होती है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ग्रीन लाइट जो होगी वो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्लोरोफिल से, क्योंकि इसका भी कलर ग्रीन है और लाइट भी ग्रीन है, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। क्लोरोफिल जो उसको ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ग्रीन लाइट से कभी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, याद रखना। ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्प्लिट हो सके और रिएक्शंस फर्दर प्रोसीड कर सके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सके और ग्लूकोज बन सके। ठीक है ना। इफ़ देयर इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की जो लाइट है वो होगी तो वो क्या कर देगी, कैन कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को क्लोज कर देगी। और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तभी तो क्या है, ग्लूकोज बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, देयर बाई इट रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर देगा, फोटोसिंथेसिस की रेट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए क्या है, लाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाई इंटेंसिटी की लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है,
उससे जो स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएंगे, जो ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के अंदर, जिससे क्या है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर आती है प्लांट्स के लीव्स के अंदर और फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होती है। तो उस जब वही जो होल है वो बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, और नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे चल पाएगी, वो जो रेट है फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा या फिर होगी ही नहीं, ठीक है ना। इस वजह से हाई इंटेंसिटी की लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी नहीं होती है, वो फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालती है, उसकी रेट को रिड्यूस कर देती है, ठीक है ना। और लो इंटेंसिटी की होगी तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट जो है डिक्रीज हो जाएगी, बहुत धीमी गति से प्रोसेस हो पाएगी। जहाँ पे 1-2 घंटे में जो प्रोसेस हो रही है, मान चलो फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कर रहे हैं हम, जस्ट 2 घंटे में जो कंप्लीट हो रही है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की, वही प्रोसेस 5 से 6 घंटे लगा देगी। 2 घंटे की प्रोसेस को 3 से 4 गुना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, और बहुत ज़्यादा होगी तो भी क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रेगुलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है लाइट जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है, मैंने अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी प्लांट्स के अंदर तो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सनलाइट जो एब्जॉर्ब कर रखी थी क्लोरोफिल ने, वो खाली वाटर को तोड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो किसको तोड़े फिर, और वाटर को तोड़ेगी तो फिर खाली वाटर से तो क्या है ग्लूकोज नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, और ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं रही, हाँ वो प्रोसेस कंप्लीट तो क्या स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी प्लांट्स के अंदर, उतनी ही फोटोसिंथेसिस की दर जो है होने की वो बढ़ेगी, ठीक है ना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी, लेकिन क्या अप टू ए सर्टेन लिमिट्स, याद रखना अप टू ए सर्टेन लिमिट्स, उसकी भी एक सीमा होती है, ठीक है ना। कुछ ही हद तक जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उतनी ही जो फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ेगी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ओवर हो जाए, लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है रिड्यूस हो जाएगी, वो हो ही नहीं पाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही बियॉन्ड दिस लिमिट, जैसे वो इस लिमिट को क्रॉस करेगी तो हायर CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में बिकम हार्मफुल, वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगी, एंड में इनहिबिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको रोक देगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोक देगी, है ना। रुक जाएगी तो क्या है, खाना नहीं बन पाएगा, मतलब ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो प्लांट अपना खाना ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं चलेंगी, क्योंकि एनर्जी तो बन ही नहीं रही है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ATP की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शंस को होने के लिए। जब वो ATP ही नहीं होगी तो वो प्लांट जो है अपनी बॉडी के अंदर काम नहीं कर पाएगा, कोई भी रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, और प्लांट की जो है डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। और प्लांट की डेथ हो गई तो फोटोसिंथेसिस की वजह से तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनकी भी डेथ हो ही जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कई बार अगर बहुत ही ज़्यादा लिमिट अगर क्रॉस कर दे कार्बन डाइऑक्साइड तो वो टॉक्सिक होती है प्लांट्स के लिए, वो उसी टाइम पे प्लांट को क्या है डाई कर सकती है, ठीक है ना। उसी टाइम पे प्लांट को डाई भी कर सकती है अगर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई हो जाए प्लांट के अंदर। ये तो प्लांट के अंदर है, अगर किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर CO2 की मात्रा हाई हो जाए, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो उसकी डेथ पॉसिबल है, ठीक है ना। वो डेफिनेटली डेथ होगी ही होगी उस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से क्या है ये प्लांट की मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उनके अंदर उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी होता है।
टेम्परेचर कैसे ज़रूरी होता है? टेम्परेचर में अब इंसान का एक एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे देखो हमें गर्मी लगती है तो पसीना आने लगता है ना। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं हमें बुखार है ना। तापमान ही तो देखते हैं, थर्मामीटर से क्या मेजर करते हैं डॉक्टर्स, वो बुखार को मेजर करते हैं। बुखार किसे बोलते हैं हम? टेम्परेचर को। मतलब टेम्परेचर हाई है तो हाई तो मतलब बुखार है, तो हाई है तो जब बुखार हो जाता है हमें, तो हम अच्छे से ना तो खा पाते हैं, ना अच्छे से पी पाते हैं, ना अच्छे से हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हम एक्टिव होने चाहिए जिस काम के लिए, वो काम हम नहीं कर पाते, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और आराम करने के लिए हमें बोला जाता है कि अभी आप आराम करो। क्यों बोला जाता है भाई? ऐसा क्या हो गया टेम्परेचर के बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर? देखो टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं, जितनी भी प्रक्रिया हो रही हैं, चाहे वो खाने पचाने से लेके सांस लेने तक की प्रोसेस हो, चाहे दिमाग में सोचने तक की प्रोसेस हो, है ना, हम बोल रहे हैं उसकी प्रोसेस क्यों ना हो, बोलने वाली, सब में क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सब में सारे प्रक्रियाएं करने के लिए, खाना पचाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, खाना खाने के बोलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सोचने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? ग्लूकोज से। जब खाना नहीं पचेगा, खाना पच क्यों रहा है? पचा कौन रहा है? एंजाइम्स पचा रहे हैं, है ना। कुछ एंजाइम जो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट जो होते हैं, वो एंजाइम फास्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा जो खाना है वो 6 से 7 घंटे में पच जाता है। ठीक है, अगर और ये एंजाइम जो हैं वो तभी काम करते हैं जब टेम्परेचर इनके लिए सही हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। जो टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं वही टेम्परेचर हो। ठीक है, तो आप ये लगा लो जैसे कि अगर आप बीमार हो तो आप पढ़ नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, ज़्यादा बीमार हो तो, है ना। आपको जॉब करने के लिए आपकी सेहत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एंजाइम होते हैं, एंजाइम को काम करने के लिए उसकी जो डिमांड है ना टेम्परेचर की, है ना, उतने ही टेम्परेचर पे वो काम कर पाएगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाएगा। और एंजाइम ने काम नहीं किया तो हमारा खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचा तो हमारे अंदर रिएक्शन जो हो रही है वो नहीं हो पाएंगी, हम थक जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो उस रिएक्शन को एंजाइम रेगुलेट करते हैं, एंजाइम चलाते हैं। ठीक है ना। एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराते हैं। अब टेम्परेचर सही नहीं होगा, उचित मात्रा में उस एंजाइम के लिए टेम्परेचर नहीं होगा जो टेम्परेचर उसको चाहिए, तो क्या होगा, वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। और वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। ठीक है ना। इस वजह से क्या है, टेम्परेचर का भी उचित मात्रा में होना ज़रूरी है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए ही नहीं, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। एंजाइम्स, सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। एंजाइम जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, ये मैंने बता दिया कि वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही काम कर पाते हैं, वरना वो काम नहीं करते। मान के चलो कोई एंजाइम है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही काम कर सकता है, 26 पे नहीं कर सकता, 24 पे नहीं कर सकता, या फिर 25.5 पे भी नहीं कर सकता और 24.4 पे भी नहीं कर सकता। वो 25 पे ही कर सकता है। अगर वहाँ का टेम्परेचर 25 नहीं है तो वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, अगर है तो ही वो काम कर पाएगा, और नहीं है तो इनएक्टिव हो जाएगा और वो रिएक्शन जो नहीं हो पाएगी और ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है ना। और प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए एंड फंक्शन विद इन एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क कर पाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क कर पाते हैं, है ना। और हर एंजाइम का टेम्परेचर अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है सारे एंजाइम का टेम्परेचर एक जैसा होता है। ठीक है ना। प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनका टेम्परेचर अलग होता है, ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनका टेम्परेचर अलग होता है, और उनके अंदर भी जो अलग अलग एंजाइम होते हैं उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो हर किसी एंजाइम का टेम्परेचर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है। थर्ड लाइन में क्या है,
लो टेम्परेचर shows an inhibitory effect on the rate of photosynthesis due to reduction in enzyme activity। जो लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर हो गया, मान के चलो 25 था जो ज़रूरी था प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, अब वो कितना हो गया है, 20 हो गया है, 15 हो गया है, या फिर 25 से कम हो गया, मतलब कहने का मतलब लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा फोटोसिंथेसिस पे। इनहिबिट का मतलब वो रोक देगा, रुकावट पैदा करेगा, जो फोटोसिंथेसिस की दर है उसमें रुकावट पैदा करेगा, उसको रोक देगा, क्योंकि एंजाइम तो काम ही नहीं कर रहा भाई, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी में। तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है नहीं हो पाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर जो होता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर है तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। 25 से कम हो गया तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, 35 से ज़्यादा हो गया तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। याद रखना, 25 से 35 के बीच में ही होना चाहिए, चाहे 25 ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 25 से ऊपर ही हो, 25 भी हो सकता है तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन 25 से थोड़ा भी कम हो गया ना तो भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो जो कोल्डर रीजन में जो प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो इसी टेम्परेचर पे क्या है, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। कौन से टेम्परेचर पे, मैंने अभी बताया 25 to 35, कोल्डर रीजन में जो प्लांट्स रहते हैं, याद रखना। अब जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ का टेम्परेचर भाई 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस से कम ही नहीं होता, या फिर इससे भी ज़्यादा होता है, 50 डिग्री तक भी होता है, 55 तक भी होता है, तो उन जगह पे जो प्लांट्स रहते हैं वहाँ तो फिर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो उनमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होती हैं, वो अपने जीन के अंदर जो उनके अंदर जो डीएनए है उसमें चेंजेस ले आते हैं, प्रोटीन्स में चेंज ले आते हैं। जैसे कि अब जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, ज़्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने होते हैं। अब इस वजह से क्या है, वहाँ के जो प्लांट हैं जहाँ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना, वहाँ के जो प्लांट हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एडेप्टेशंस कर लेते हैं, और एडेप्टेशन कर लेते हैं तो वो ऐसी जीन बना देते हैं, ऐसी प्रोटीन बना देते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी रह सके, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। ऐसे एंजाइम की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो एंजाइम जब मतलब एक्टिव रह पाते हैं हाई टेम्परेचर पे तो आसानी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है ना। जो थर्मल एल्गी जो होती है ना, थर्मल एल्गी जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, जो एल्गी, वो एल्गी 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस कर सकती है। याद रखना, 70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो होता है उसमें भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है थर्मल एल्गी। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेज होते हैं। देखो, अगर हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन होंगी वो हाई टेम्परेचर को क्या है, सह सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे, उस टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो क्या है, वो लो टेम्परेचर पे नहीं रह पाएंगे। जो प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है वो लो टेम्परेचर पे नहीं रह पाएगी, है ना। और लो टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। याद रखना, हाई टेम्परेचर है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो बने होते हैं प्लांट, कि हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम काम कर सकते हैं। अगर वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाए तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और जहाँ ठंड होती है वहाँ के जो एंजाइम होते हैं वो लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे भी एक्टिव हो सकते हैं। और जब लो टेम्परेचर पे एक्टिव हो सकते हैं तो वो क्या है, हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है ना। और हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, वो उसी टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं जिस पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर की उन्हें ज़रूरत होती है। याद रखना, और एल्गी वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर क्या है आपको पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तो पड़ती ही पड़ती है ना। और क्लोरोफिल जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, वाटर।
अगर वाटर नहीं हो पाएगी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। देखो, इट इज़ अनदर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दस एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू। ये दूसरा एंड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से अलग, और ये बहुत ज़रूरी फैक्टर भी है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। वाटर हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। वाटर किस में हेल्प करता है, ओपनिंग में हेल्प करता है स्टोमेटा की। ठीक है ना, ये ओपन करता है स्टोमेटा को और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है ना, जिससे अब ये ओपन हो जाएंगे स्टोमेटा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर सकती है लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, है ना। जब ये इंटर कर जाएगी तो वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर देगी, ग्लूकोज बना देगी। ठीक है ना, तो याद रखना, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता बल्कि ओपन भी करता है स्टोमेटा को। उसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, पानी जब ज़्यादा जाने लगता है लीव्स में तो प्रेशर बनता है, और प्रेशर की वजह से वो स्टोमेटा जो ओपन हो जाते हैं, और उन ओपनिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, और अंदर आने की वजह से वो वाटर के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देती है। इसलिए वाटर क्या बहुत ज़रूरी है। स्टोमेटा गेट क्लोज, अगर वाटर नहीं होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा, प्रेशर ही नहीं बन पा रहा, है ना, और प्रेशर नहीं बन पाएगा तो स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाएंगे, क्लोज रहेंगे, और क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, इस वजह से ड्यू टू दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज डाउन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, इसलिए वाटर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट, देखो कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे मैग्नीशियम 2+ आयन, मैग्नीज 2+ आयन, आयरन 2+ आयन। ठीक है ना, फॉर डिफरेंट स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। ये इंटरनल फैक्टर है जो क्या करते हैं, जब रिएक्शन हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर की सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस वाली, तो वो क्या करती है, कुछ एंजाइम के साथ कुछ फैक्टर होते हैं, को फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की मदद करते हैं। ठीक है ना, एंजाइम्स की मदद करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस रिएक्शन को कैटलाइज करने में। ठीक है, तो ये एंजाइम के साथ मिलकर के काम करते हैं, और अगर यही एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अकेला एंजाइम उस काम को नहीं संभाल पाएगा। ये जैसे कि कह सकते हैं हम, जो काम 4 आदमी का है वो काम 2 आदमी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक आदमी काम नहीं कर सकता, अकेला काम नहीं कर सकता, 4 आदमी का काम अकेला नहीं कर सकता, करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, और थक भी जाएगा वो बहुत जल्दी। तो इस वजह से क्या है, अगर ये मिनरल एलिमेंट्स नहीं होंगे तो एंजाइम को मदद नहीं मिल पाएगी रिएक्शंस को कैटलाइज करने में। ठीक है ना, रिएक्शन को कैटलाइज करने में। तो इस वजह से क्या है, ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, उसकी रेट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के रेट को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस थे जो कि हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ प्लांट न्यूट्रिशन है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और उसके ये क्वेश्चन करने के बाद हम फिर बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।